हेलो बच्चों। सो आज आपके सामने तीन ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया है। अगर ये तीनों लोग नहीं होते तो आपका जेई और नीट निकालना ज़्यादा इजी हो जाता, राइट। और इन तीनों के नाम मोस्टली लोगों को पता होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि ये जो पहला आदमी दिख रहा है आपको, इनका नाम है एरिस्टोटल। ये दूसरे आदमी हमारे गलीलियो, और तीसरे को एप्पल से आप पहचान ही गए होंगे कि ये है हमारे न्यूटन साहब। इन तीनों ने मिलकर बनाई हमारे लिए ऐसी फिजिक्स जिसे हमें समझना भी डिफिकल्ट बना दिया और सॉल्व करना भी डिफिकल्ट बना दिया। बट अगर आप ध्यान से सोचो तो एक सुई से लेके एक रॉकेट बनाने तक अगर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके हमें डेटा नहीं दिया होता तो आज हम जो सारी चीजें देख रहे हैं, चाहे एक फैन हो जाए, चाहे एक मोटर कार हो जाए, चाहे एक बाइसिकल हो जाए, चाहे प्लेन में उड़ना हो जाए, चाहे जेट्स हो जाए, चाहे रॉकेट हो जाए, एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हो अपने अराउंड, इन्हीं की हेल्प से, इन्हीं की गलतियों से, मिस्टेक से, इन्होंने जो सीखा और हमें बताया, आपकी ये हेल्प की है कि आप इन चीजों को आज बना पा रहे हो और देख पा रहे हो। अगर हम इन्हें सिर्फ इस चीज के लिए ब्लेम करते रहे कि हमारा फिजिक्स इन्होंने डिफिकल्ट बना दिया, अगर ये वो डिफिकल्ट काम नहीं करते हमारे लिए, तो हम जो आज हैं, हमारी सिविलाइजेशन, हमारे हम जो लोग आज जी रहे हैं जैसे, वैसे कभी नहीं जी पाते। इन्होंने बहुत मेहनत की है उस चीज के लिए, एंड रादर देन ब्लेमिंग देम फॉर गिविंग अस फिजिक्स, वी शुड अप्रिशिएट देयर वर्क कि उन्होंने हमारे लिए काम किया और हमें इतने सारे लॉज दिए, इतनी सारी चीजें दी जो हमें काम हमारा इजी करती है। और आप अगर कभी भी सुबह उठने से लेके सोने तक अगर सोचेंगे तो कोई ना कोई लॉ ऐसा मिल जाएगा आपको इनमें से जो इन्होंने बताया होगा और आप यूज करते हैं। एज सिंपल एज दैट कि अगर आप चलना चाहो ना, तो चलने के लिए भी आप जो लॉ लगाते हो वो भी इन्होंने दिया है, राइट। न्यूटन साहब ने बताया भाई चलने के लिए आपको फोर्स कहां लगानी पड़ेगी, आप फोर्स लगाओगे तो आप मोशन कैसे करोगे, ये सारी स्टडी इन्होंने हमारे लिए की। तो चलना बेसिक एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप बायोलॉजी कभी पढ़ोगे तो वो बोलता है कि अगर अगर आप एनिमल हो, अगर आप चलते हो, अगर आप लोकोमोशन करते हो, अगर आप मूवमेंट करते हो तो आप अलाइव हो। तो जीना इन्होंने सिखाया है। अगर आप जिंदा हो तो आप चल रहे हो, और चलना कौन सिखा रहा है? न्यूटन साहब सिखा रहे हैं, राइट। तो इन्होंने हमारे लिए एक सारी चीजें अरेंज की, हमने एक चैप्टर पिक किया, और ये चैप्टर आपके नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अराउंड 75 to 80% क्वेश्चन इन सम वे और दी अदर इस चैप्टर से रिलेट होके आता है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक समझना, और उस चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, राइट। नाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप ऑलरेडी एक बेसिक लेवल पे 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो कहता है वो ये कहता है कि भाई मैंने तुम्हें 3 लॉज दिए हैं, इन तीनों लॉ को समझो, क्लियर करो और इनको यूज करना सीखो अपने डे टू डे लाइफ ऑब्जेक्ट्स में। अगर आप इन्हें लगा पाओगे तो आप एक साइकिल चलाने से लेके एक रॉकेट चलाना सारी चीजें समझ जाओगे। लेकिन इन्हें लगाना सीखना सबसे मेहनत का काम है, और वही हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि हमने जो लॉज बना दिए गए हैं उन्हें डे टू डे लाइफ में हम एक प्रॉपर मेथड से कैसे लगाएंगे, और हम वही सीख रहे हैं आज, राइट। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एरिस्टोटल ने एक स्टेटमेंट दिया जिसे कहा जाता है एरिस्टोटल्स फैलेसी, ठीक है। वो स्टेटमेंट अभी हम करेंगे, बट एरिस्टोटल्स फैलेसी, फैलेसी समथिंग दैट उन्हें जो लगा उन्होंने कह दिया, लेकिन वो सच नहीं था, ठीक है। लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट तो दे दिया था। अब गैलीलियो ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई तुम जो कह रहे हो उसमें क्या मिस्टेक है, क्यों कोई मिस्टेक है, वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। एंड उसके बाद में आए न्यूटन, जिन्होंने ये बताया कि भाई ये गलत क्यों है और इसमें क्या क्या चीजें डिफरेंट होनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, राइट। और उसी पे आ जाता है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। दो चीजें जो हम एक्स्ट्रा सीखेंगे इसके साथ में, जो हम यहां पे सीखते हैं, दो टर्म्स, विच इज इनर्शिया एंड मोमेंटम। आज के वीडियो में विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स, विल सी ऑल द एग्जांपल्स जो आप रियल लाइफ में देखते हो। रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में सीखेंगे कि हम इन चीजों को कैसे पढ़ते हैं। तो चलते हैं एरिस्टोटल्स फैलेसी पे। एरिस्टोटल क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये बॉल यहां से जा रहा है, अगर इसको ऐसे चलते रहना है, ठीक है, चलते रहना है, तो इसको एक फोर्स देनी पड़ेगी। अब आप अगर सोचो तो ये तो सही है ना। समझो एक फुटबॉल रखा हुआ है, उसको किक मारो, रुक जाएगा।
फिर किक मारो, फिर रुक जाएगा। तो उस बॉल को चलाते रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, किक करते रहना पड़ेगा। गाड़ी है, गाड़ी चला रहे हो, एक्सेलरेटर छोड़ दो, गाड़ी धीरे जाके रुक जाएगी। एक्सेलरेट करते रहोगे, गाड़ी चलती रहेगी। तो एरिस्टोटल ने ऐसा क्या गलत कहा? एरिस्टोटल ने ये चीज कही ये अज्यूम करके कि और कोई फोर्स यहां पे एक्ट कर ही नहीं रही थी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो भी ये बॉल रुक जा रहा है, मतलब मुझे इसको फोर्स देते रहना पड़ेगा मूव करने के लिए। ठीक है, गैलीलियो ने बोला कि इसको एक एक्सपेरिमेंट में देखते हैं और समझते हैं कि डिफरेंट क्या होगा। ठीक है, तो गैलीलियो गेव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। गैलीलियो ने तीन अलग अलग लेवल पे प्लैंक सेट किए। ठीक है, और उन्होंने सेम हाइट से बॉल्स को रिलीज किया, सेम हाइट से। ठीक है, जब उन्होंने सेम हाइट से बॉल को रिलीज किया, उन्होंने पहली चीज ये नोटिस की कि जब बॉल यहां से ट्रैवल करता है जिस हाइट से, वो यहां तक पहुंच जाता है। लेकिन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कंडीशन डाली कि हमारे सारे जो सरफेसेस हैं, सरफेसेस विल बी स्मूथ। स्मूथ का मतलब है कि कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, राइट। उन्होंने ये कंडीशन डाली, उन्होंने कहा कि भाई मेरे सारे सरफेसेस अगर स्मूथ होंगे तो मेरा मोशन जो है, मैं जिस हाइट से बॉल को ड्रॉप करूंगा वो उसी हाइट तक जाएगा। अगर मैंने इसको थोड़ा टिल्ट भी कर दिया तो भी ये पहले यहीं तक जा रहा था, लेकिन अब अगर देखोगे तो और थोड़ा ऊपर गया। क्यों? क्योंकि इसको अपनी हाइट मैच करनी है, अपनी हाइट को मैच कर रहा है वो। आप इसको और ऊपर टिल्ट करोगे, और ऊपर टिल्ट करोगे तो भी ये अपनी हाइट तक ही जाएगा, राइट। और ये एक्सपेरिमेंट से उन्हें एक चीज समझ रही थी कि अगर मैं इसको पूरा फ्लैट कर दूं, भैया देखो यहां गया इस पॉइंट तक, यहां गया थोड़ा और आगे चला गया, थोड़ा और बेंड करूंगा थोड़ा और आगे जाएगा। अगर मैं इसको पूरा फ्लैट कर दूं तो ये तो लाइफ टाइम चलता रहेगा। क्यों चल रहा है? इस कंडीशन के लिए। और इसीलिए एरिस्टोटल स्टेटमेंट वाज कॉल्ड एरिस्टोटल्स फैलेसी। फैलेसी ये थी कि उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं कि ये सरफेस स्मूथ है कि नहीं। अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं है तो एक फ्रिक्शन है, जब फुटबॉल को किक कर रहे हो तो ग्राउंड जो है वो फ्रिक्शन लगा रहा है, फोर्स ऑलरेडी है। अगर फोर्स ऑलरेडी है तब तो एरिस्टोटल का स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। वो बोल रहे हैं भाई फोर्स लगाओगे तो बॉल चलते रहेगा, फोर्स तो लग रहा है फ्रिक्शन का, राइट। तो अगर फोर्स फ्रिक्शन का लग रहा है और तो भी कांस्टेंट मोशन नहीं हो रहा तो एरिस्टोटल गलत है। और गैलीलियो ने बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दिया उसका कि भाई अगर ये बॉल स्मूथ सरफेस पे हमेशा अपनी हाइट रीच करता है, मैं हाइट कितना भी कम करूं बॉल और आगे भागता है, तो अगर ये हाइट बिल्कुल ही कम कर दूं तो ये बॉल लाइफ टाइम चलता रहेगा अगर ये सरफेस कंप्लीटली स्मूथ है। बट हमारे नेचर में कुछ भी कंप्लीटली स्मूथ होता नहीं है, ठीक है। तो बट लेकिन उन्होंने उस चीज का तो आंसर दे दिया कि भाई फोर्स की कोई जरूरत नहीं है कांस्टेंट मोशन के लिए। अगर आप इस बॉल को छोड़ दोगे तो बिना फोर्स के ही अपनी लाइफ टाइम चलता रहेगा, राइट। तो हमने दो चीजें सीखी कि किसी की मिस्टेक को इन्होंने गलत नहीं ठहराया। इन्होंने बोला कि आप एक चीज मिस कर गए हो, राइट। क्या मिस कर गए हो? कि आपने सरफेस का स्मूथनेस नहीं चेक किया, और इसीलिए आपको स्टेटमेंट देने के पहले ये चीज चेक कर लेनी चाहिए थी, राइट। नाउ आफ्टर गैलीलियो गेव एन एक्सप्लेनेशन, हमें ये पता चल गया कि यार चलो ठीक है, मोशन हो रहा है, मोशन होने के लिए ये कंडीशन है कि अगर स्मूथ सरफेस होगा तो ये मोशन लाइफ टाइम होता रहेगा। बट अभी तक उस फोर्स को, उस मोशन को डिफाइन करने के लिए कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस नहीं थे। अब इसके बाद आए हमारे न्यूटन साहब। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया। उन्होंने बोला न्यूटन फर्स्ट लॉ में बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल सा करेक्शन है कि अगर एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो रेस्ट पे है तो वो अपने रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करेगा अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो अपना रेस्ट या अपना यूनिफॉर्म मोशन चेंज करेगा। विदाउट द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, हम इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस भी देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है। बट अभी कोई बाहर से अगर फोर्स आप लगा दोगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपना रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन चेंज करेगा। और इसे हमने एक और नाम दिया हुआ है लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। अब लॉ ऑफ इनर्शिया तो समझ लिया, लेकिन उसके पहले समझना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या होता है, राइट। अब हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें हमें इंक्लूडेड, सब लेजी हैं, कुछ नहीं करना चाहती, करना पड़ता है, राइट। टीचर करवाते हैं, पेरेंट्स करवाते हैं, दोस्त करवाते हैं,
कोई ना कोई तुम्हें कुछ ना कुछ करवा रहा है, राइट? सारी चीजें लेजी है तो ऑब्जेक्ट्स भी लेजी है। ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं भाई इनर्शिया का सिंपल मतलब ये है, दिस इज माई लेजीनेस। लेजीनेस का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, शेप, साइज, मोशन, तीनों में, राइट? अगर आपके पास में अगर एक बॉल रखा हुआ है और वो वहीं रखा हो, तुम नीचे ले जाके उसको नहीं खेलोगे तो वो बॉल वहीं रखा रहेगा, वो अपनी जगह नहीं चेंज करेगा, राइट? और ये जो टेंडेंसी है ना कि ऑब्जेक्ट अपने मोशन या अपने रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है, उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया, राइट? इनर्शिया को हमने कैसे डिफाइन किया? इनर्शिया को हमने डिफाइन किया प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज। इट रेजिस्ट्स द चेंज, उसको नहीं चेंज होना। वो जैसे आलसी पड़ा हुआ है उसको आलसी रहना है, अगर वो आलस में चल रहा है तो वो आलस में ही चलेगा, उसको अपना मोशन या रेस्ट चेंज नहीं करना, राइट? एंड इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन, राइट? मैक्सिमम जो लॉज हम पढ़ रहे हैं वो रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? नाउ इफ इट डज नॉट वांट टू चेंज, अब ये चेंज किस चीज पे डिपेंड करेगा? इसको चेंज करना है तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है कि मास कैसे आ गया यहाँ पे। भाई मास तो तुम्हें पता है, केमिस्ट्री में पहले से पढ़ रहे हो कि अमाउंट ऑफ मैटर इज मास, राइट? जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा मास होगा। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लो, तुम्हारा दोस्त अगर साइकिल चला के तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुम यहाँ पे खड़े होकर उसको रोक सकते हो, इजीली रोक सकते हो, है ना? लेकिन अगर यहीं पे कार आ रही होती तो क्या तुम रोक पाते? भले ही दोनों सेम स्पीड से चल रहे हो, ये दोनों अपना मोशन मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन इसके मोशन को चेंज करने के लिए मेरे पास ताकत है, लेकिन इसके मोशन को चेंज करने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मास अलग हैं। मास अलग है तो जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम, उसके पास ये कम, ये रेजिस्ट टू चेंज जो है वो कम है तो वो रुक जाएगा। लेकिन ये जो चेंज करना चाहता है, इसको जो रोकना चाहता है, उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इसी को हम बोलते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इससे बड़ी कोई बॉडी होगी उसको रोकने में और मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? इवन दो दे ट्रैवल एट द सेम वेलोसिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो भी हमें इसको रोकने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? नाउ हमने तीन चीजें देखी इसमें, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन तीन तरह की इनर्शियाज होती हैं, ठीक है? तीनों के एग्जाम्पल देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन वर्क कैसे करता है, ठीक है? आपको ये क्लियरली हो जाना चाहिए डिफरेंस कि रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन वर्क कैसे करता है। इस इनर्शिया को समझने के बाद देखेंगे कि इस इनर्शिया को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट? नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। ये इस बंदे ने इस पूरे क्लॉथ को इस कार से बांध रखा है, ठीक है? ये कार जा रही है, इसके ऊपर इसने ऑलरेडी ग्लास रखे हुए हैं, राइट? अगर इसने ऑलरेडी ग्लास रखे हुए हैं तो अगर आप नोटिस करो, मैं फिर से प्ले कर दे रहा हूं, अगर आप नोटिस करो तो ये सारी चीजें एक साथ गिर जानी चाहिए जब ये आगे जाएगा। ये सारी चीजें एक साथ गिरनी चाहिए, लेकिन ये गिरेंगी नहीं। क्यों नहीं गिरेंगी? देखो ये जा रहा है और यू कैन सी दैट क्लॉथ तो चला गया, लेकिन हमारी जो ऑब्जेक्ट्स थे वो वही हैं। अब इसमें सिंपल सी बात क्या है, देखो सारी चीजें रेस्ट पे थी, मोशन या फोर्स किस पे लगा? जो क्लॉथ था, क्लॉथ पे जब फोर्स लगा तो क्लॉथ अपनी जगह से आगे चला गया, राइट? क्लॉथ ने अपना डायरेक्शन ले लिया, लेकिन बाकी चीजों पे तो फोर्स नहीं लग रहा है। बाकी पे जब फोर्स नहीं लग रहा है तो बाकी अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करेंगे, वो जहां थे वहीं रहेंगे, राइट? तो वो क्लॉथ चला गया लेकिन बाकी अपना रेस्ट मेंटेन करके टेबल पे ही रुक गए। क्लॉथ क्यों चला गया? भाई उस पे फोर्स लगा, उसको मोशन करने पे जबरदस्ती की गई, तो जब जबरदस्ती की गई तो क्लॉथ मूव किया, लेकिन इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इसलिए इसने अपना रेस्ट मेंटेन किया है। सो दिस बेसिकली इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट? बॉडी अपना जो रेस्ट है, जो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट है, उसको मेंटेन करना चाहती है। नेक्स्ट, अगर आप उसी चीज को सेकंड केस में देखते हैं, तो यहां क्या हो रहा है? यहां ये हो रहा है कि ये सारे लोग बस पे बैठ के जा रहे थे, ऊपर बैठ के, ठीक है? बस वाले ने सडन ब्रेक मारा और ये सारे लोग नीचे गिर गए। अब ये कैसे हुआ? भाई उसने ब्रेक मारा तो इनको भी रुक जाना चाहिए था,
लेकिन ये रुके क्यों नहीं, राइट? रुके इसलिए नहीं, आई जस्ट रीप्ले द वीडियो वंस, राइट? अगर वो देखो, अगर वो जब ब्रेक मार रहा है, ठीक है, तब तक बस एंड द पीपल आर मूविंग टुगेदर, राइट? दोनों जो है, अगर आप यहां देखें एग्जांपल में, तो अगर आप दोनों को देखते हैं तो बस पे बैठा जो आदमी है वो बस के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा था। दोनों के पास क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि मूव कर रहे हैं। बस ने ब्रेक मारा तो फोर्स किस पे लगा? फोर्स लगा बस पे। और हमने अभी देखा कि जिस पे फोर्स लगता है वो अपनी इनर्शिया को चेंज कर सकता है, राइट? तो हमने क्या किया भाई, बस ने फोर्स लगाया, बस तो रुक गई। क्या इस बंदे पे कोई फोर्स है? नहीं है। और अगर इस बंदे पे फोर्स नहीं है तो ये अभी भी आगे जा रहा है, और अगर ये अभी भी आगे जा रहा है और बस रुक गई है तो ये नीचे ही तो गिरेगा, राइट? सो हमने क्या समझा कि यार अगर ये मोशन कर रहा है, मोशन हो रहा है, तो ये दोनों स्टार्टिंग में आराम से एक साथ चलेंगे, लेकिन दोनों में से अगर एक रुक जाता है तो इनमें से कोई ना कोई एक ही रुकेगा जिस पे फोर्स लग रहा है, राइट? बस ने ब्रेक लगाई, बस ने फोर्स लगाया, बस रुक गई, लेकिन इस बंदे के पास तो वो ऑप्शन नहीं था, तो ये गिर गया आगे, ठीक है? इसी का एक और एग्जांपल आपको रियल लाइफ में देखने मिलता है, जब आप बस में खड़े होकर ट्रैवल करते हैं, राइट? अगर आप बस में खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होता है? देखो, समझो तुम खड़े हो, राइट, और बस चल रही है। अगर ये बस ब्रेक मारती है तो क्या होता है? अगर ये बस ब्रेक मारती है तो अगर आप यहां पे खड़े हो तो आप आगे की तरफ बेंड हो जाते हो। आप ऐसे खड़े हो, आप ऐसे झुक जाते हो। क्यों झुक रहे हो? इसलिए क्योंकि भाई जब बस ने ब्रेक मारा तो बस की वेलोसिटी हो गई इंस्टेंटली जीरो। आपकी क्यों जीरो हो जाएगी? तुमने थोड़ी फोर्स लगाया, तुमने थोड़ी बस रोकी है। तो ये बोल रहा है भाई तुम्हारी वेलोसिटी क्यों कम होगी? तुम चलो तो तुम पकड़ के खड़े थे, बस रुकी और तुम आगे चले गए, राइट? तो आपको मिल गया आगे की वेलोसिटी और आप हो गए बेंड आगे। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट? और एक एग्जांपल है व्हिच वी टॉक अबाउट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट? नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की कहानी जो है वो एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझती है। जब आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी लेफ्ट राइट पहाड़ों घाटों पे घूमती हुई जा रही है, ठीक है? जब ये घूम रही है तब क्या हो रहा है? देखो, जब ये घूम रही है तो ये ऐसे टर्न ले रही है, राइट? जब ये टर्न लेती है तो आपकी बॉडी जो है वो अभी इस डायरेक्शन में जाना चाहती है, राइट? आपकी बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहती है। घूम कौन रहा है? गाड़ी। आप नहीं घूम रहे। तो आपका जो मोशन है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? आपका मोशन जो होगा वो सीधी लाइन में होगा, राइट? बट गाड़ी तो चली गई राइट साइड में। अब गाड़ी क्योंकि राइट साइड में मूव कर गई, आप अभी भी यहां जा रहे हो, गाड़ी यहां जा रही है, तो आप गाड़ी के लेफ्ट साइड में बेंड हो जाओगे। गाड़ी ने राइट टर्न लिया, अगर गाड़ी लेफ्ट टर्न ले रही होती तो भी आप सीधे जा रहे होते और गाड़ी के राइट साइड बेंड हो जाते। तो गाड़ी जिस तरफ टर्न लेगी उसके उल्टे साइड आप नहीं जा रहे हो, गाड़ी जा रही है, आप सीधा जा रहे हो। लेकिन क्योंकि गाड़ी घूम गई है और आप गाड़ी के अंदर हो तो आप मूव नहीं कर रहे हो, गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है? तीनों केसेस में अगर आप नोटिस करो आपको ऐसा लगता है कि कोई और चीज मूव करी, राइट? जैसे जब वो लोग गिर गए तो ऐसा लगा कि वो लोग आगे गिर गए, वो लोग आगे नहीं गिरे, बस रुक गई, ठीक है? वैसे ही जब ये गाड़ी घूमती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम राइट साइड बेंड हो रहे हैं या हम लेफ्ट साइड बेंड हो रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वहीं जा रहे हैं, राइट? हम क्या हो रहा है? गाड़ी मूव कर रही है और क्योंकि हम अपने डायरेक्शन को फॉलो कर रहे थे तो हमें ऐसा लगता है कि हम लेफ्ट या राइट बेंड हो जा रहे हैं। तो ये तीन है इनर्शिया के एग्जांपल्स, ठीक है? अगर आपके पास इनर्शिया के और एग्जांपल्स हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए और ये बताइए कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ये हम देखेंगे कि कमेंट सेक्शन में कौन कौन सही एग्जांपल्स बता पाता है और ये बता पाता है कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। नाउ इनर्शिया की कहानी समझने के बाद में नेक्स्ट जो चीज है वो कहानी आ जाती है मोमेंटम पे। मोमेंटम बेसिकली पहले डिफाइन होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, राइट? किसी भी बॉडी में कितना मोशन है वो मोमेंटम बताता है। और ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, द मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, राइट? मास और वेलोसिटी मिलकर डिसाइड करते हैं कि मोमेंटम कितना होता है, राइट? दिस इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये वेक्टर है और ये वेक्टर इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी एक
वेक्टर है, ये मैटर करता है कि आप कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, राइट? जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी, आपका मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा, राइट? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये दोनों बस है, ठीक है, सॉरी एक बस है एक साइकिल है, ठीक है, इसका मास समझो स्मॉल एम है क्योंकि इसका मास कम होगा, इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। अब ये जो लड़की है समझो ये जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये जो बस है ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। अब कोई लोग बोलते हैं कि सर ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है मतलब इसके पास ज्यादा मोशन है, और ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है मतलब इसके पास कम मोशन है। रॉन्ग। मैंने क्या बताया, अमाउंट ऑफ मोशन क्या बताता है, मोमेंटम बताता है। मोमेंटम को दो चीजों से मापा जाता है, मास एंड वेलोसिटी, राइट? अगर इसका मास होता 2 kg और इसका मास होता 5 kg तो बेटा दोनों का मोमेंटम आ जाता है 10, मतलब दोनों में अमाउंट ऑफ मोशन जो है वो एग्जैक्टली सेम है, राइट? तो अगर दोनों में अमाउंट ऑफ मोशन एग्जैक्टली सेम है तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि भाई ये साइकिल फास्ट जा रही है तो इसके पास ज्यादा मोशन है? ऐसा नहीं होता। मोशन कौन बताता है? मोशन बताता है मोमेंटम, की अमाउंट ऑफ मोशन कितना है, और वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, ठीक है? वो मिलके डिसाइड करेंगे दोनों मिलके कि हमारा जो मोमेंटम है वो किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम। एक बस का मोमेंटम और एक बुलेट का मोमेंटम सेम हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटी से बुलेट का मोमेंटम एक बस से ज्यादा हो जाए, because there are two factors need to be considered, the mass and the velocity, right? मोमेंटम बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये चीज हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ठीक है? अब नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है उसकी कहानी है कि ये चल रहा है, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि यहां जब वो चल रहा था तो वो चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, यहां जब गया तो स्टॉप सिग्नल पे रुक गया, ठीक है, और यहां से यहां का टाइम लगा हमें 5 सेकेंड। पहला केस। दूसरा केस, इसके साथ में अगर ये सेकेंड केस में आया और ये चल रहा था 100 मीटर पर सेकेंड और ये यहां हो गया 0 मीटर पर सेकेंड और ये भी लगा 5 सेकेंड। चलो ये बताओ कि दोनों में से ज्यादा दबा के ब्रेक किस में लगाना पड़ेगा? भाई ये 10 मीटर सेकेंड से आ रहा था, इसको 0 होना था, टाइम 5 सेकेंड है। इसको 100 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, इसको 0 होना था, इसका टाइम भी 5 सेकेंड है, ठीक है? अगर आप बिल्कुल बेसिक इमेजिनेशन से सोचो तो यार गाड़ी बहुत तेजी से जा रही थी, उसको फट से रोकना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये तो बेचारा धीमे धीमे आ रहा था, आराम से रुक जाता, तो फोर्स कहां ज्यादा लगाना पड़ा? इस वाले केस में फोर्स इज हायर, राइट? बेसिक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, राइट? लेकिन अगर मैं इस चीज को चेंज कर दूं, अगर मैं बोलूं कि भाई ये वाली गाड़ी भी 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही थी लेकिन इसको रुकने के लिए सिर्फ 2 सेकेंड है। अब भाई ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से आई, इसको यहाँ रुकना है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से आई, इसको भी यहाँ रुकना है, लेकिन इसके पास 2 ही सेकेंड रुकने के लिए, इसके पास है 5 सेकेंड, राइट? अब कहाँ ज्यादा दबा के ब्रेक लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा? भाई इसको जल्दी रुकना है ना, इसको जल्दी रोकना है तो भाई इस पर जल्दी ब्रेक लगाओ, इसको ताकत से रुकाओ, इसको रोको, तो फोर्स फिर से कहाँ ज्यादा लगा? यहाँ पे। अब दो चीज क्या समझी? ये समझी कि पहले वाले केस में वेलोसिटी डिफरेंट थी, या मैं ये बोल सकता हूं कि मोमेंटम डिफरेंट था, और मोमेंटम का जो चेंज था वो यहां ज्यादा था, यहां कम था। यहां पे मोमेंटम 100 से 0 में चेंज हुआ, यहां जो है वो 10 से 0 में चेंज हुआ। मोमेंटम ज्यादा कहां चेंज हुआ है? यहां पे, राइट? तो उसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ा। दूसरे केस में 10 से 0 दोनों जगह मोमेंटम सेम। सर मास को तो बात ही नहीं कर रहे हो, अरे यार गाड़ी सेम है, मास की तो टेंशन ही नहीं है ना, मास सारे केस में सेम है, तो मास का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज मास चेंज ही नहीं हो रहा। तो हम सिर्फ वेलोसिटी से बता सकते हैं कि मोमेंटम ज्यादा होगा कि कम होगा, राइट? ना ये बोल रहा है कि भाई मास सेम है, 10 मीटर से 0 10 मीटर से 0 दोनों का मोमेंटम चेंज सेम है, फोर्स सेम होना चाहिए। नहीं, हमने अभी देखा कि भाई ये 5 सेकंड, इसको 2 सेकंड में रोकना है तो ये 2 सेकंड में रुकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। न्यूटन ने ये दोनों चीजें देखी। न्यूटन ने कहा इसके बाद में कि अगर ऐसा है तो मेरा जो फोर्स लग रहा है वो दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। कौन सी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्लीज हमेशा ये याद रखना कि जब ये रेट बोलता है तो ये टाइम की बात कर रहा है, अनलेस मेंशन। अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है, रेट बोल रहा है मतलब टाइम की बात कर रहा है, ठीक है?
मोमेंटम के चेंज होने का जो टाइम है ये डिसाइड करता है कि आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसने सिंपल बात बोली कि भाई फोर्स लगाना है तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे वर्क करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, बिकॉज इससे ऑलमोस्ट 85% ऑफ द प्रॉब्लम फंसे रहेंगे जब तक आपको ये नहीं समझेगा। इसने क्या बोला, इसने बोला भाई अगर मेरा मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मेरा फोर्स कितना लगेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। देखो हमने मोमेंटम जब ज्यादा लिया था तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। हमने जब टाइम कम किया मोमेंटम को सेम रख के तब मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये बोलता है भाई टाइम, अगर मोमेंटम सेम चेंज कर रहे हो, टाइम को कम करोगे तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर टाइम सेम रख रहे हो, मोमेंटम चेंज ज्यादा कर रहे हो तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उस चीज को रोकने के लिए या उस चीज को फास्ट करने के लिए। यार लाइफ में हर चीज रोकनी थोड़ी है, गाड़ी चालू करके तेज भी तो करोगे। अगर तेज भी करोगे तो फंडा वही है कि भाई 0 से 100 जाना और 0 से 10 जाना अगर सेम टाइम में करना है तो 0 से 100 जाने वाले को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। अगर 0 से 10 दोनों को ले जाना है लेकिन एक को 5 सेकंड में ले जाना है, एक को 1 ही सेकंड में ले जाना है, तो जिसका कम टाइम 1 सेकंड वाले को ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। ये चीज बताती है कि हमारा फोर्स कितना आता है। बट ये जो फोर्स है दिस इज कॉल्ड एवरेज फोर्स। एवरेज और इंस्टेंटेनियस का बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं ऑलरेडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। एवरेज का मतलब होता है कि आपको ये टाइम और ये टाइम के बीच का कहानी बतानी है। इंस्टेंटेनियस मतलब आपको इस पॉइंट पे बताना है कि इस पॉइंट पे क्या हो रहा है। और इंस्टेंटेनियस फोर्स जब बताना होता है तो हम यूज करते हैं हमारी हेल्प के लिए डिफरेंशिएशन विच इज डीपी बाई डी। ये भी न्यूटन साहब का ही दिया हुआ है, विच इज कॉल्ड कैलकुलस। सो उन्होंने थियरी तो दे ही दी, उसको सॉल्व करने का मेथड भी दे दिया कि भाई अगर तुम्हें एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, और उसका अगर इंस्टेंटेनियस पार्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे, राइट। और ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारा फोर्स जो है वो कितना होगा। अब इसमें एक डेरिवेशन है जो आपको हमेशा पूछा जाता है, एक डेरिवेशन है जो आपको हमेशा पूछा जाता है, राइट। राइट नाउ डेरिवेशन क्या बोल रहा है, तो हम कौन सा कर रहे हैं। सो बेसिकली हमें ये समझना है कि क्या से मोमेंटम से आंसर मिलेगा और किसी केस में नहीं मिलेगा। और ये चीज हमें एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन करना है जो ये बताता है कि हमारा जो वैल्यू है वो और कौन सी चीज पे डिपेंड कर सकता है, राइट। सो और कौन सी चीज पे डिपेंड कर सकता है वो बताने के लिए हमारे पास ये क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, राइट। अब इसने क्या बोला, इसने पहली चीज मुझे बोली कि भाई फोर्स का जो वैल्यू है वो है dp बाई dt। ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो, अगर आपको एवरेज फोर्स चाहिए तो आप क्या करोगे भाई, इंटीग्रेट करने की जरूरत, डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। पहले देखते हैं इनको यूज कैसे करना है। देखो अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास एक कार है, ठीक है। ये कार जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड चली गई, रुक गई यहाँ पे, इसको लगे 5 सेकेंड, और लेट्स अज्यूम द कार का वैल्यू इज, वेट इज, मास इज 1000 kg। मुझे पता करना है कि भाई इसने कितना एवरेज फोर्स लगाया होगा। एवरेज फोर्स फिर से क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये पूरे 5 सेकेंड की वैल्यू निकालनी है मुझे, इस टाइम पे नहीं, इस पूरे टाइम में निकालना है। तो एवरेज फोर्स क्या बोलता है, एवरेज फोर्स बोलता है भाई एवरेज फोर्स निकालना है तो आपके पास में इनिशियल मोमेंटम कितना है 1000 इंटू 10, फाइनल मोमेंटम है 0, तो ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम, ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम 1000 इंटू 10, और हमारा टाइम जो गैप आया वो आया 5 सेकेंड, तो ये आ गया माइनस 200 by 2 10,
सर नेगेटिव क्यों आया? अरे यार गाड़ी रोक रहे हो तो गाड़ी को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ना। गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही थी फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब जब इसको पॉजिटिव ले चुके हो तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो नेगेटिव आएगा। सारे वेक्टर मत भूलो, वेक्टर ध्यान रखो। वेक्टर क्या बोलता है? बोलता है भाई एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले लोगे तो दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। और तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है, ये खुद बता दे रहा है कि भाई फोर्स जो है वो उल्टे डायरेक्शन में लगाओ। सीधे डायरेक्शन में लगाओगे तो कभी जिंदगी में जीरो नहीं होगा। ठीक है ना। डीपी बाई डी की कहानी क्या है? डीपी बाई डी की कहानी ये है कि अगर आपका इंस्टेंटेनियस एट अ पॉइंट चाहिए तो आप कैसे निकालोगे? अब उसके लिए ही विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ द मोमेंटम, राइट। जैसे अगर उसने आपको मोमेंटम का इक्वेशन दे दिया कि भाई मोमेंटम जो मेरा है उसका इक्वेशन है 10t² माइनस 4t प्लस 3, राइट। इतना मेरा मोमेंटम का इक्वेशन है। अब मुझे फोर्स बताओ एट t इक्वल टू 0 सॉरी t इक्वल टू 1 सेकेंड। अब देखो 1 सेकेंड मतलब फर्स्ट जो वो 1 सेकेंड चल रहा है उसमें चाहिए। उसने ये नहीं बोला भाई 0 से 1 तक का बताओ। और ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस एट एन इंस्टेंट। आपको क्या सिखाया गया भाई? डिफरेंशिएट कर दो तो फोर्स आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करके 20t माइनस 4, t का वैल्यू है 1, सो 21 20 माइनस 4, 16 kg मीटर पर सेकेंड इज द सॉरी 16 न्यूटन इज द, राइट। तो आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, आपको बस ये ध्यान देना है कि भाई टाइम पे पूछा या टाइम गैप में पूछा। गैप में पूछा तो एवरेज का लगा दो, और अगर टाइम पे पूछा तो डिफरेंशिएट कर दो। और सिंपल सी बात है ना, अगर इक्वेशन दे रहा है मतलब डिफरेंशिएट करने बोल रहा है। ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल हो गया। लेकिन हमें एक डेरिवेशन करना है अभी इसमें। डेरिवेशन ये बोलता है कि भाई हमेशा ये यूज करना जरूरी है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में है। देखो तो ये बोलता है कि मेरा फोर्स जो है वो होता है dp बाई dt, लेकिन मुझे मोमेंटम की वैल्यू पता है। मोमेंटम होता है mv। जिसने जिसने डिफरेंशिएशन नहीं किया है वो डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देख ले, जिसने देख लिया है वो देखे यहाँ क्या हो रहा है। तो हम लगाएंगे इसमें प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? भाई मास को कांस्टेंट छोड़ दो, v को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस वेलोसिटी को कांस्टेंट छोड़ दो, मास को डिफरेंशिएट कर दो। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसलिए क्योंकि ये वाला इक्वेशन ज्यादातर लोग याद नहीं करते। अगर ये वाला इक्वेशन याद नहीं रहा तो जहां पे भी मास चेंज हो रहा होगा वहां पे कहानी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों चीजें क्या है? देखो ये जो है दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कुछ याद आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है कि ये जो कहानी है ये है एक्सेलरेशन। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया? हमारा इक्वेशन बन गया F इज इक्वल टू ma प्लस vdm बाई dt। सर लेकिन बुक में तो लिखा हुआ है F इक्वल टू ma, लिखा हुआ है, लेकिन उसके आगे वाली लाइन तो पढ़ते नहीं हो ना, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के चले जाते हो एग्जाम में। आगे वाली लाइन में ये लिखा हुआ है इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास चेंज नहीं हो रहा तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। जब मास चेंज ही नहीं हो रहा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हो जाता है 0, और तब इक्वेशन बनता है F इक्वल टू ma। छोटी छोटी चीजें नंबर कटने में हेल्प करती हैं तुम्हारी। ये छोटी चीज अगर आप ध्यान ना दो तो क्वेश्चन फंसा देते हैं। क्यों फंसा रहे हैं भाई? तुमने पढ़ा F इक्वल टू ma होता है, बस पढ़ के चले गए और लिख दिया। वहां पे मास चेंज हो रहा था, अगर वहां पे मास चेंज हो रहा था तो ये वाला टर्म 0 नहीं है, इस वाले की वैल्यू दी होगी उसमें, राइट। और इस वाले की वैल्यू दी होगी मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई इस वैल्यू को डाल के फिर ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो हमें दो चीजें मिली और उस चीज को हम फट से नोट कर लेते हैं ताकि हमारे पास में फॉर्मूला की क्लैरिटी हो। अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन आता है तो हम क्या लिखते हैं? ma प्लस v dm बाई dt। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ठीक है, जनरली जो dm बाई dt दिया होगा अगर आप एग्जांपल्स में देखोगे तो या तो ग्राम पर सेकेंड में देता है या तो आपको देता है kg पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या देता है, वैसे एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड इक्वेशन, इफ मास इज कांस्टेंट तो सेकेंड इक्वेशन बना F इज इक्वल टू
फर्स्ट इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई अगर कंडीशन ही नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा ऊपर वाला लगाना है कि नीचे वाला? कार वाले एग्जाम्पल फिर आओ। 1000 kg की कार थी, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, 5 सेकेंड में रोकना था, यहां हो गई उसकी वेलोसिटी 0। भूल जाओ मास थोड़े टाइम के लिए। क्या बोलता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर ये नहीं आता तो सेकंड लेक्चर फिर से देख लो, सेकंड लेक्चर में ये वाला डिस्कशन हो चुका है, ठीक है, इसे फिर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा 0 माइनस 10/5, तो 0 माइनस 10/5 विच इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको उठा के फॉर्मूला में डाल दो। सर ये वाला क्यों नहीं यूज कर रहे? अरे गाड़ी का मास चलते चलते कम ज्यादा थोड़ी हो जाएगा, उतना ही तो रहेगा। तो गाड़ी का मास कांस्टेंट है, तो ये मत यूज करो, ये करो। तो फोर्स मास कितना है? मास है हमारा 1000 इंटू ये हमारा कितना है? एक्सेलरेशन -2, और हमें एग्जैक्टली सेम आंसर आता है -2000 न्यूटन। तो हमारा फॉर्मूला तो गलत नहीं है, लेकिन अगर तुम गलत कर रहे हो मतलब तुम कुछ चीज मिस कर रहे हो। या तो आप ये फॉर्मूला की जगह ये यूज कर रहे हो, या तो इसकी जगह ये यूज कर रहे हो और इसको पढ़ ही नहीं रहे हो। क्लियर? लेकिन सर ये तो बताओ कि मास कहाँ चेंज होगा? बहुत जगह चेंज होगा। आओ देखें। देखो ये कह रहा है gravels drop on a conveyor belt at 200 grams per second. Find the force required to keep the belt moving at a constant velocity and speed of 12 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हो रहा है देखो, कन्वेयर बेल्ट अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली एक बेल्ट होती है, ठीक है, जो अपना मोशन ऐसे ऐसे करते रहती है, ठीक है। इसके ऊपर यहां से धीरे 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 यहां पे पत्थर जमा हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई कन्वेयर बेल्ट स्टार्टिंग में थी हल्की, आराम आराम से घूम रही थी। अब इस पे ये जो पत्थर गिर रहे हैं अपना वजन डाल रहे हैं। अब इसको आगे ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोलता है भाई मुझे इस कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी को मेंटेन करना है 12 मीटर पर सेकेंड पे। जल्दी जल्दी 12 मीटर पर सेकेंड से यहां से लेके यहां तक मुझे ये ड्रॉप्स को पहुंचाना। लेकिन मुझे ये बताओ कि मुझे इस कन्वेयर बेल्ट को कितना फोर्स लगाते रहना पड़ेगा ताकि ये अपनी वेलोसिटी मेंटेन करे? राइट सर, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो फोर्स क्यों लगाना है? भाई कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है 12 मीटर पर सेकंड पहले भी, 12 मीटर पर सेकंड बाद में भी, तो फोर्स क्यों लगाना है? फिर से कहानी में अटक गए। वो जो कहानी है कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि फोर्स नहीं लग रहा, वो तब होती है जब बेटा मास नहीं चेंज हो रहा। भाई जब मास चेंज हो रहा है तो दो फैक्टर है ना फोर्स में। कौन से फैक्टर है? दो फैक्टर है। फोर्स बोलता है भाई दो चीजें, या तो मास इंटू एक्सेलरेशन या v dm/dt। अगर सिर्फ इसको देखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका तो प्रॉब्लम तुम्हें क्लियर है भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ये वाला टप्पा तो जीरो है। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कहां से लाओगे? एक्सेलरेशन तो नहीं है, लेकिन इसको कहां जीरो कर दोगे? ये तो बोल रहा है भाई मास चेंज हो रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट होता है डेटा लिखना। देखो मास कितना दिया हुआ है? मास नहीं लिखा हुआ है, चेंज इन मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। मैंने क्या बताया था? ग्राम पर सेकेंड, राइट। तो ग्राम पर सेकेंड बोलता है कि 200 ग्राम्स पर सेकेंड, लेकिन हम क्योंकि एसआई यूनिट में सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 0.2 kg पर सेकेंड, दैट इज dm/dt। वेलोसिटी इसने दे रखी है, कितनी दे दी है? 12 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को उठा के इसमें डाल दो तो फोर्स कितना आएगा? फोर्स आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.2, 2.4 न्यूटन आपको सप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये कन्वेयर बेल्ट वजन बढ़ने के बाद भी मूव करता रहे। जितना भी वजन बढ़ेगा उतना आपको फोर्स, इतना जब तक आप लगाते रहोगे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एवरेज फोर्स से अपनी वेलोसिटी मेंटेन कर सकता है, राइट। ये एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल जो आपको पता है ऑलरेडी या आपको नहीं पता है, इज बेसिकली अ रॉकेट। रॉकेट का ज्यादातर मास जो होता है ना वो होता है फ्यूल। तो समझो इसका स्मॉल एम रॉकेट का मास है
कैपिटल एम फ्यूल का मास है। तो जब ये रॉकेट स्टार्ट होगा तो इसका मास होगा m+m, और एट सम टाइम t सेकेंड्स बाद में इसका ये जो m वैल्यू है ना ये कम होने लगेगा, और इसका कम होने का रेट आपको पता होगा। तो इस रॉकेट का जो खुद का मास है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि फ्यूल बर्न करके ये ऊपर जा रहा है तो फ्यूल जो है वो बाहर जा रहा है, तो ये जो मास है ये घटता जा रहा है, और क्योंकि इसका मास घटता जा रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ फोर्स ऑन दिस, और वो फोर्स निकालने का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। So these are two examples, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, अगर आप पिक करोगे आपको पता चलेंगे तो मुझे एग्जांपल में बताना कि सर यहाँ पे मास चेंज हो रहा था और फोर्स लगाना था, ठीक है। तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि सर यहाँ 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 मेरे को ऐसा मिला कि भाई का मास चेंज हो रहा था और मेरे को फोर्स लगाना पड़ रहा था, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है, मैंने वो छोड़ रखा है आपके लिए ढूंढने के लिए, अगर आप उसे ढूंढ लेंगे तो मुझे बताइएगा कमेंट में ना। दो चीजें समझनी है, राइट। एक एग्जाम्पल है कि जब कोई भी लॉन्ग जंप वाला सिनारियो होता है, राइट, वो सैंड में क्यों कूद रहा है, जमीन पे क्यों नहीं कूद जा रहा भाई। इसको अगर कूदना ही है तो भाई जाके जमीन पे कूद जाए, स्पेशली इसके लिए सैंड पिट बनाने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि फोर्स समझो, फोर्स क्या है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये याद है, ठीक है। अगर ये याद है तो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे देखो, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी की कहानी ये है कि जब ये दौड़ के आगे कूदेगा तो मोमेंटम चेंज तो सेम है, मोमेंटम चेंज सेम है, लेकिन अगर ये सॉलिड सरफेस पे कूदता है, अगर ये सॉलिड सरफेस पे कूदता है, ठीक है, तो इसका डेल्टा टी मतलब जो टाइम लगेगा ना उसको रुकने के लिए, जो टाइम लगेगा दैट विल बी वेरी लेस। और हमने अभी देखा कि अगर मोमेंटम चेंज कांस्टेंट है तो ये जो डेल्टा टी है ये डिसाइड करता है कि फोर्स कितना लगेगा। तो ये डेल्टा टी क्या कर रहा है, ये बोल रहा है भाई इतना कम हूं तो फोर्स को मैक्सिमाइज कर दूंगा, बहुत बड़ी वैल्यू दे दूंगा, और इसके जो पैर है वो डैमेज हो जाएंगे। तो ये सैंड क्या कर रहा है, ये सैंड ये बोल रहा है कि सैंड ने इसके पैर को रेस्ट में लाने के लिए टाइम को इंक्रीज कर दिया, टाइम की वैल्यू बढ़ा दी। अब टाइम की वैल्यू क्योंकि बढ़ गई तो मोमेंटम चेंज तो अभी भी उतना है भाई, 10 मीटर पर सेकंड से आके कूदा, 0 मीटर पर सेकंड पे रुक गया, तो मोमेंटम चेंज तो अभी भी सेम है, लेकिन ये जो टाइम वाला फैक्टर है, ये बढ़ गया है, और इनवर्स प्रोपोर्शन की वजह से आपके पैरों पे कम फोर्स लगेगा। The chances of an injury are very less here as compared to a solid ground. इसलिए हम यहाँ पे ये चीज ध्यान देते हैं कि भाई वो सैंड में ही कूदे, सैंड पिट में ही कूदे, सरफेस पे ना कूदे, ठीक है। इवन अब जब लॉन्ग जंप देखते हैं जो स्टिक से किया जाता है उसके नीचे भी मैट्रेस लगाए जाते हैं, सेम रीजन, मैट्रेस पे जब वो कूदेगा तो मैट्रेस वाले केस में जब वो मैट्रेस पे गिरेगा तब उसका टाइम जो है वो मैट्रेस बढ़ाएगा, जब बढ़ जाएगा मैट्रेस पे तो हमारा मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम सेम है, लेकिन फोर्स कितना हो जाएगा, कम। सो फोर्स कम हो गया बिकॉज हमारा जो डेल्टा टी है वो बढ़ गया इन केस ऑफ अ सैंड, बट सॉलिड सरफेस के लिए वही चीज कम है, और उसकी वजह से आपको चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, ठीक है। एक और एग्जांपल है जो हम बहुत ज्यादा देखते हैं और रियल लाइफ में तो बहुत ही देखते हैं, विच इज बेसिकली कैचिंग अ बॉल। भाई बॉल पकड़ना है, ठीक है, ये बंदा जब बॉल पकड़ता है तो ये हाथ नीचे क्यों कर लेता है, ऊपर ही क्यों नहीं रखता, देखो ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है, ये बोलता है भाई मैं यहां पकड़ूंगा लेकिन मैं हाथ नीचे करूंगा, यहीं पकड़ लेता है यार, कोई दिक्कत नहीं थी, इतना एक्सपीरियंस, जितना दौड़ के अगर कैच पकड़ा था तो कैच तो पकड़ना आता है इसको, लेकिन अगर इसको कैच पकड़ना आता है तो इसके नीचे हाथ करने का भी कोई रीजन है। रीजन ये है कि जब ये नीचे हाथ कर रहा है तब ये फिर से अपना डेल्टा टी को बढ़ा रहा है, क्योंकि जब ऊपर से बॉल आया तो मोमेंटम चेंज तो सेम है, इस पॉइंट और इस पॉइंट में चेंज क्या होगा, बस डेल्टा टी। ये मोमेंटम यहां भी जीरो कर सकता था, यहां भी जीरो कर सकता था, तो अगर डेल्टा टी हाई हो गया और डेल्टा टी अगर लो होता तो फोर्स कहां ज्यादा लगता, यहां पे फोर्स हाई लगता और यहां पे फोर्स लेस स्लो लगता या कम लगता। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ही डिड नॉट ड्रॉप द बॉल एंड ही डिड नॉट इंजर हिमसेल्फ, उसको इंजरी नहीं हुई, राइट। अगर वो यहां पकड़ता और सडन चेंज में उसकी बॉल जो है वो हाथ से टकरा के निकल जाती तो भी कैच छूट जाता, दूसरा उसको वहां पे फोर्स ज्यादा लगती, उसके हाथ पे चोट लग जाती, इंजरी हो जाती,
उसने दोनों चीज प्रोटेक्ट कर ली बाय जस्ट टेकिंग हिज हैंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसको नीचे तक लाया, टाइम को बढ़ा दिया, टाइम को बढ़ा के हमारा जो फोर्स है वो ऑटोमेटिकली लेस हो गया। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके न्यूटन्स सेकंड लॉ के रियल लाइफ एप्लीकेशन में। अब उस खिलाड़ी को न्यूटन्स लॉ आता हो या नहीं आता हो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज क्लियर है कि अगर मैं टाइम बढ़ाऊंगा तो हमारा जो आइडिया है कि हमारा जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, मुझे इंजरी नहीं होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। अब ये एग्जांपल में अगर आप देखते हैं तो क्या हो रहा है, देखो ये गन जो है भाई इसने बराबर तो चलाई, कोई दिक्कत तो है नहीं, गन में कोई प्रॉब्लम तो था नहीं, तो इसने गन चलाई, गन से बुलेट गई ऐसे, राइट, ये हमारा बुलेट का डायरेक्शन, बुलेट गई ना। बुलेट के डायरेक्शन के बाद में गन का जो रिकॉइल, गन का जो रिकॉइल है, रिकॉइल होके वो पीछे आई। अब ये रिकॉइल है क्या, रिकॉइल आ क्यों रहा है, राइट, सो गन पीछे आई और उसको चोट लग गई, राइट, ये नहीं दिख रहा है, कोई नहीं। तो गन का जो रिकॉइल है उसकी वजह से उसको चोट लग गई। कैसे लग गई, सिंपल बात, ये जब ऐसे फोर्स लगाता है ना ये डायरेक्शन में, तो ये जो बुलेट है ना ये बोलता है भाई तू अकेला फोर्स नहीं लगा सकता है, मैं भी लगा सकता हूं। बुलेट ये बोलता है कि तू अकेला फोर्स नहीं लगा सकता, मैं भी लगा सकता हूं। और ये जो है ये इसको फोर्स लगाता है और गन को पीछे कर देता है। फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट एक साथ, फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन पेयर्स। और ये है हमारा अगला लॉ विच इज बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन फोर्स, जब भी कोई फोर्स लगेगा, राइट, जब भी कोई फोर्स लगेगा उसके साथ में एक इक्वल अपोजिट रिएक्शन फोर्स आएगा, राइट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स आएगा जैसे ही वो फोर्स लगेगा, राइट। नाउ दीज एक्शन एंड रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार गलती होती है, ये दोनों फोर्सेस हमेशा अलग बॉडीज पे लगती हैं। गन वाला केस देखो, गन चली, फोर्स किस पे लगा, बुलेट पे, बुलेट ने किस पे फोर्स लगाया, गन पे, तो एक्शन रिएक्शन हो गया, गन आगे, बुलेट आगे गई तो गन पीछे आई, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, राइट, और उसकी वजह से वो गन जो है वो पीछे आ गई। और इसीलिए न्यूटन ने कहा कि भाई फोर्स जो है वो हमेशा पेयर्स में काम करेगी, अकेले नहीं करेगी। ठीक है, तो ये जो पेयर वाली कहानी है इससे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ गया, उसे देख लो। ये बेचारा छोटा सा एप्पल है, ठीक है, और ये जो बेचारा है ये अपना है अर्थ, बहुत बड़ा, और ये छोटा सा है, ठीक है। ये बोलता है भाई तू खींच, इसका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, लेकिन मजाक की बात नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, ये जब इसको खींचेगा, ग्रेविटी से ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, दोनों सेम फोर्स लगा पाएंगे क्या? ठीक है, ये बेचारा छोटा दूसरा, ये इतना बड़ा प्लैनेट अर्थ हमारा, राइट, तो अगर ये जब इसको खींचेगा ये डायरेक्शन में, तो ये समझो अर्थ का फोर्स है, और ये इसको खींचेगा एप्पल की फोर्स से। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? अगर आपने नहीं कहा तो आप बहुत सही लेक्चर में हो। आपको ये समझना है कि ये दोनों इक्वल ही हैं, अर्थ का फोर्स और एप्पल का फोर्स एग्जैक्टली इक्वल है। कैसे भाई? ये दो देखो, ग्रेविटी जो है वो दोनों एक दूसरे पे लगेगी ना, तो ये अगर इसको अपनी ग्रेविटी से खींचेगा तो ये बोलेगा भाई मैं तेरे को भी उतनी ग्रेविटी से खींचूंगा। तो तुम बोलोगे सर ये एप्पल तो इसके पास चला जाता है, लेकिन ये अर्थ इसके पास नहीं आता। भाई इक्वल एंड अपोजिट ना, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन मोशन किसका होगा? जिसके पास में एक्सेलरेशन होगा, राइट। एक्सेलरेशन याद करो क्या बताया, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। अब दोनों के फोर्स इक्वल है, लेकिन मास किसका ज्यादा है? अर्थ का मास बहुत 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 ज्यादा है। अगर उसका मास बहुत ज्यादा है तो उसका अप्रोक्सीमेट एक्सेलरेशन जीरो है। जीरो नहीं बोल सकते, जीरो नहीं है, कुछ तो है। अगर इसको हजारों करोड़ों साल दे दोगे ना तो इस अर्थ को ये खसका देगा, इसको सिर्फ टाइम चाहिए, क्योंकि इसके पास में बेचारे के पास एक्सेलरेशन बहुत छोटा है। अब इसके पास फायदा क्या है, इसके पास मास कम है, तो इसका जो एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द एप्पल, वो आ रहा है हमें फोर्स ऑफ द एप्पल डिवाइड बाय मास। अब इसका छोटा सा मास है, इसकी वजह से इसकी एक्सेलरेशन जो है वो हाई है। इसकी वैल्यू भी पता है ग्रेविटी की, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है।
तो इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन की वजह से हमें लगता है कि भाई ये एप्पल जाएगा तेजी से, लेकिन ये बेचारा नहीं हिलेगा। ऐसा नहीं है, ये छोटू है लेकिन ये फोर्स लगाएगा उतनी, राइट। और अगर इसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो तो ये अर्थ को अपनी जगह से खसका देगा, राइट। ये है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट, कि भाई फोर्स जब भी एक्ट करेंगे दे विल एक्ट इन इक्वल एंड अपोजिट इन पेयर्स, एंड दे विल बी जस्ट वैल्यू इक्वल होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इसने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, अपोजिट डायरेक्शन तो मिल गए, लेकिन हमारी वैल्यू जो होगी वो एग्जैक्टली इक्वल होगी, राइट। और डिफरेंस किससे पड़ेगा? एक्सेलरेशन से। प्लीज याद रखना कि फोर्स और मोशन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है। फोर्स तो इक्वल है, लेकिन भाई एक्सेलरेशन से फोर्स पे नहीं डिपेंड कर रहा ना, मास पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये मास डिसाइड करेगा कि भाई ये अर्थ तेजी से मूव करेगा या एप्पल। अर्थ का मास ज्यादा था, उसका एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया, तो इसको बोलता है भाई तेरे को 10,000 करोड़ साल लग जाएंगे मेरे को हिलाने में। ये बोलता है भाई मेरा एक्सेलरेशन ज्यादा है, मेरे को तो मूव करना पड़ेगा। और इसी से हम समझते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। आज हमने बेसिकली ऑलमोस्ट सारे न्यूटन्स लॉ समझ लिए हैं, सारे एग्जाम्पल समझ लिए हैं। अगर आपके पास और अच्छे एग्जाम्पल्स हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और ये बताइएगा कि वो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनमें से कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं। अपने आसपास देखिए, आपको हर जगह फिजिक्स मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा किताबों में ढूंढ रहे हैं, आसपास नहीं ढूंढ रहे। अपनी आगे खोलिए और रियल लाइफ एग्जांपल बताइए कि यार कहाँ देख रहा हूं मैं फिजिक्स। जहां देख रहे हो उस चीज को पकड़ो और ये बताओ कि ये जो कहानी पढ़ी इतनी, उसमें से कौन सी कहानी का पार्ट है। ठीक है, मैं वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में देखने के लिए कि आप इन सारी चीजों को समझते हो और उसे देख पाते हो क्या रियल लाइफ में। तब तक आप इन चीजों को पढ़िए, और हम अगले वीडियो के साथ आएंगे जहां हम और न्यूटन के बारे में सीखेंगे, और लॉ सीखेंगे, और ये देखेंगे कि और डिफरेंट चीजें कैसे वर्क करती हैं, और उसके बाद में उसे हम न्यूमेरिकली भी सीखेंगे ताकि हम उसे एग्जाम में अप्लाई कर पाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।